नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का रविवार की शाम वो मंत्रिमंडल विस्तार हो गया जिसका लंबे समय से सबको इंतजार था। विधानसभा चुनाव से सिर्फ 6 महीने पहले हुए योगी मंत्रिमंडल विस्तार में 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। संयोग से मोदी सरकार में भी कुछ इसी तरह का जब विस्तार हुआ था तो कुछ इसी तरह का जातीय समीकरण दिखा था। यहाँ पे योगी सरकार में भी 1 ब्राह्मण, 6 ओबीसी या फिर दलित समाज के सांसदों को मंत्री बनाया गया है और कुछ इसी तरह का उस विस्तार में भी देखा गया था जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। आज योगी सरकार में 1 ब्राह्मण और 6 ओबीसी या दलित को मंत्री बनाया गया है। मोदी की तरह ही इसमें भी ओबीसी में गैर यादव और दलित में गैर जाटव को सरकार में शामिल किया गया है। जिस तरह से मंत्रियों का बार बार जब परिचय हो रहा था तो उनकी जाति के साथ ही परिचय हो रहा था। माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही ये प्रयोग किया गया है विस्तार का। लेकिन इसमें भी विश्लेषकों का ये कहना है कि जितिन प्रसाद जो कि ब्राह्मण चेहरा हैं, उनको कैबिनेट मंत्री और दूसरी पिछड़ी जातियों के लोगों को राज्य मंत्री बनाए जाने से भी सवाल उठ सकते हैं। ये सवाल उठ सकता है कि योगी सरकार ने ब्राह्मणों का तुष्टीकरण किया है। इसके ऊपर और इस विस्तार पर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है और उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार एक छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारो, आज उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा तब तक वो 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। भाजपाई नाटक का समापन अंक शुरू हो गया है, तो ये कह रहे हैं ट्वीट करके अखिलेश यादव। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज पंजाब में भी जब मुख्यमंत्री बदले गए तो चरणजीत चन्नी का जो नया मंत्रिमंडल है वो भी अब सामने आ गया है। उसका भी विस्तार हुआ है और इसमें भी कई नए मंत्रियों को भी जगह दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पुराने मंत्रियों को भी जगह दी गई है जो कि पहले से अमरिंदर सिंह की सरकार में मौजूद थे। इसमें 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। 6 नए चेहरे हैं जो अमरिंदर सरकार में मंत्री नहीं थे। तो चरणजीत सिंह चन्नी सरकार का भी विस्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन दोनों जगहों पर इस मंत्रिमंडल का विस्तार क्या मायने रखता है। और पंजाब में तो खास करके जब मुख्यमंत्री ही बदले गए उसकी भी हमने पहले चर्चा की है, लेकिन देखेंगे कि इसके भी क्या मायने हैं। और हम लोग में आज इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हम लोग में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय कुमार, प्रोफेसर CSDS। हमारे साथ शरद प्रधान है, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ नाहिद लारी खान हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मंजीत राय, महासचिव पंजाब बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस। इस समय हमारे साथ इतने लोग मौजूद हैं। और सबसे पहले शुरुआत प्रोफेसर संजय कुमार से कि ये जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करने, पंजाब पे भी आएंगे, मगर उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जिस तरह से मंत्रियों को जाति उनकी काफी हावी रही कि किस जाति के मंत्री बनाए गए हैं, इसमें जाहिर तौर पर किसी को भी समझ में आ रहा है कि ये चुनाव को देखकर किया गया है। और उन लोगों को तो कई लोगों ने ये कहा कि सिर्फ एक तरह से ये सांकेतिक है, कुछ वो काम तो कर नहीं सकते। अखिलेश यादव का ट्वीट हमने सुना, वो होना ही था, विपक्ष तो ऐसी बात बोलेगा ही। पर आप इसे कैसे देखते हैं प्रोफेसर संजय कि ये भाजपाई नाटक का समापन अंक इन्होंने कहा कि मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग जब तक सूखेगा तब तक तो चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में इस बदलाव से जो अभी हुआ है? का जिक्र किया। मैं ये तो नहीं मानता कि नाटक खत्म होने का एक तरह से प्रारंभ हो गया, बीजेपी का नाटक खत्म होने का प्रारंभ हो गया। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि अगर मंत्रिमंडल के विस्तार को देखें और जिस तरह से लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, अलग अलग जातियों को ध्यान में रखा गया है, एक ब्राह्मण को बनाया गया कैबिनेट मंत्री, कई ओबीसी हैं, दलित हैं, तो बिल्कुल चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है। कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, भले ही बीजेपी कहे कि वो जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन अगर जिस तरह से विस्तार किया गया है मंत्रिमंडल का और अलग अलग जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो ये बहुत स्पष्ट है कि जातियों का गठबंधन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं बीजेपी सरकार से, तो ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व दिया गया है।
और बीजेपी ने जो बड़ी जीत हासिल की है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे यूपी में विधानसभा का चुनाव हो, इसमें ओबीसी वोटरों का जो एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट होकर के बीजेपी की तरफ आया है। बीजेपी की कोशिश है कि ओबीसी वोटरों को अपनी ओर रख सके, जिसके बदौलत वो एक बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। अगर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल करनी है तो बीजेपी ओबीसी समुदाय का वोट बड़ी संख्या में है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि उसकी गिनती हो, भले ही गिनती हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि तकरीबन 50% के आसपास ओबीसी समुदाय के वोटर हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही मुझे लगता है बीजेपी ने कैबिनेट का विस्तार किया है यूपी में। जी शरद प्रधान, ये जो जातियों को ध्यान में रखा गया है, जाति की अहमियत हमेशा से रही है भारतीय चुनाव में, खास करके अगर आप उत्तर भारत को देखें, बिहार को देखें, उत्तर प्रदेश को देखें, लेकिन अब लग रहा है कि इस बार के चुनाव में अब धर्म नहीं, जाति जो है वो ज्यादा उस पर ध्यान देगी बीजेपी, और उनको गैर यादव, गैर जाटव, इनके ऊपर ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश को जो जातीय समीकरण है उसमें यादव कितने हैं, जाटव जो हैं वो कितने हैं, और बीजेपी का जो फोकस रहा है वो मायावती का जो वोट बैंक है उनको छोड़कर जो बाकी लोग हैं उनको अपने साथ लाने की जो कोशिश दिख रही है, कितनी वो सफल आपको लगता है कि होगी? मायावती का जहां तक वोट बैंक है उसमें काफी डेंट लग गया था 2014 में ही, और वो मोदी का जो मैजिक था उसकी वजह से, और उसके बाद देखिए मायावती का पूरा डिक्लाइन होता रहा, और इनका फोकस नॉन यादव ओबीसी पर है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि ज्यादातर इस तरीके के लोग इंडक्ट किए। बट एक बात बड़ी सिग्निफिकेंट है, इन्होंने इस उम्मीद से किया है, एक तो ये मैसेज ये जाता है कि इतने लास्ट मिनट पे करके, जो कि बहुत पहले कर सकते थे, आज से 4 महीने 6 महीने पहले बात चल रही थी, तब नहीं हुआ, तो ये टोकनिज्म है। इस टोकनिज्म का कितना असर होता है ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन एक बड़ी सिग्निफिकेंट और बात है कि बीजेपी ने लगता है जाट्स पे गिव अप कर दिया है, क्योंकि ये पहले ये माना जा रहा था कि जाट्स को ये मूव करने का पूरा प्रयास करेंगे, और जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो उसमें, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जाट सपोर्ट जो बीजेपी का था, जिसने बीजेपी को 2017 में बहुत सीटें दिलाई थी वेस्टर्न यूपी में, वो पूरी तरीके से बीजेपी से अलग हो गया है फार्मर्स मूवमेंट को लेकर के। और फार्मर्स को जिस तरह निग्लेक्ट किया है बीजेपी ने और रिफ्यूज कर दिया नरेंद्र मोदी ने उनकी एक भी डिमांड मानने को, नतीजा ये हुआ है कि वो बुरी तरह से इनके अगेंस्ट की। और उस टाइम 2013 में जो मुजफ्फरनगर राइट हुआ था, उसमें मुसलमानों और जाटों को का डिवाइड हो गया था, और वो फेक किया था बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी तो कम्युनल डिवाइड पे ही थ्राइव करती है। तो उन्होंने उस टाइम जो सक्सीड किया था वो रीअलाइनमेंट हो गया है मुस्लिम्स और जाट्स का, जिसकी वजह से बीजेपी काफी परेशान रही है वेस्टर्न यूपी में, और भरपूर प्रयास कर रही थी किसी तरीके से। तो उम्मीद की जाती थी कि वो उन जाट्स को खुश करने के लिए भी कोई जाट मंत्री भी बनाएंगे, जो कि उन्होंने नहीं किया। अब किससे ऐसे जाहिर होता है कि उन्हें उम्मीद नहीं है जाट सपोर्ट वापस मिलने की, जो कि बड़ी भारी खतरे की घंटी है वेस्टर्न यूपी। पर जो बाकी लोगों को वो साथ लेकर आए हैं, जैसा आपने भी कहा कि बहुत आखिरी लम्हे पर ये सब कुछ किया गया, उसका कितना असर होगा, बहुत कम समय बचा है। उत्तर प्रदेश में जातियों का जो गणित है वो भी हम एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहेंगे कि इसके लिए किस चीज को ध्यान में रखकर इन लोगों को, जिन नए लोगों को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, वो क्या बातें हैं। पिछड़ा वर्ग जो है वो एक बड़ा वोट बैंक है, उसका पिछड़े वर्ग की जो संख्या है वो 39% है। ग्राफिक्स इस पर हमारा एक हम आपको दिखा सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि क्या है यहाँ पर जातीय समीकरण। पिछड़े वर्ग की जो संख्या है वो 39% है, जिसमें से 12% यादव हैं, 8% कुर्मी हैं, 5% जाट हैं, 4% मल्लाह हैं, सवर्ण जातियां 18% हैं, जिनमें ब्राह्मण 10% हैं, 25% अनुसूचित जाति हैं। तो नाहिद खान, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, आपको क्या लग रहा है कि आप ये बीजेपी का, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाई नाटक का समापन शुरू हो गया है, अभी भी प्रोफेसर संजय ने कहा कि नाटक का समापन जैसा नहीं लगता, ये लग सकता है कि आखिरी लम्हे पर ये लोग बदलाव कर रहे हैं, पर हो सकता है कि इनको इससे काफी फायदा हो और वो तमाम जातियां जिनके लोगों को शामिल किया गया है वो सांकेतिक ही सही, पर इससे वो खुश होंगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? नगमा जी, देखिए 2 दिन पहले बीजेपी का दलित और पिछड़ा विरोधी चेहरा पुनः उजागर हुआ जब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे स्पष्ट कर दिया कि जातिगत जनगणना नहीं करेंगे।
इससे जो है पिछड़े और दलित समाज के लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हुए, इसलिए लीपापोती करने के लिए अब ये जो है मंत्रिमंडल विस्तार। अब आप ये समझिए कि तुष्टीकरण, बार बार बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति की बात करती है, और ये समझिए कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें एक कैबिनेट मंत्री और 6 जो झुंझुना पकड़ाने के लिए जो है पिछड़े और दलित समाज के मंत्रियों को जो है राज्य का दर्जा दिया। अब इससे ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। इसी प्रकार से जब केंद्र सरकार में जो है मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो गुजरात से जो आईएएस ऑफिसर आए थे उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, और जो उत्तर प्रदेश के जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो कौशल किशोर जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जो है, अन्य हो, उनको जो है केवल राज्य मंत्री का झुंझुना पकड़ाया गया। अब इससे आप समझिए कि ये तो सभी को मालूम है ना कि राज्य मंत्री का मतलब कि कैबिनेट मीटिंग में ये नहीं जाते हैं, इनको किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर ही काम करना होता है। और ये जो 3 महीने के लिए आपने मंत्रिमंडल विस्तार किया है, नगमा जी, 3 महीना तो किसी भी मंत्री को अपना विभाग समझने में लग जाता है, और फिर जब आदित्यनाथ खुद 4.5 साल तक जो है गृह मंत्रालय को न समझ पाए और न संभाल पाए, आप समझिए लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को महिला उत्पीड़न को लेकर कहना पड़ा कि स्थिति भयावह, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। फिर आप समझे कि डकैती, अगर मैं सिर्फ ज्वेलर्स के वहां डकैती की बात करूं तो लगभग 500 से ऊपर जो है ज्वेलर्स के वहां डकैती की घटना सही, लेकिन जो दिखावा किया गया है सांकेतिक, कम समय है। सवाल यह है कि चुनाव नजदीक हैं और इससे चुनाव पर आपको लगता है, क्योंकि जाहिर है कि जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है और उनको देखकर ही ये विस्तार किया गया है, चुनाव पर असर इसका पड़ेगा? सुरेंद्र राजपूत। नगमा जी, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का और संघ का पिछड़ा विरोधी चेहरा पूरी तरीके से सामने आ गया। जातिगत जनगणना का ये विरोध करेंगे ताकि पिछड़ों को उनका हक और हुकूक न मिल सके, और उसके बाद कुछ लोगों को टोकनिज्म के नाम पर ये लोग मंत्री बना देंगे और कहेंगे कि देखिए साहब, हमने तो फलानी जाति का भला कर दिया, फलानी जाति का भला कर दिया। अरे पलटू राम जी से लेकर बाकी लोगों को मंत्री बना देने से जाति का भला नहीं हुआ है। जाति का भला होगा आरक्षण दे करके, जाति का भला होगा उनको संसाधनों में हक दे करके। तो यहां पर इन्होंने 15-16 हफ्ते के लिए जो ये टोकनिज्म किया है, इसका जनता हमेशा से उचित जवाब देती भी आई है। सुरेंद्र जी, आपने अच्छा शेर पढ़ा, पर क्या पंजाब में भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है? कांग्रेस ने जो किया है वो क्या है? मैं पूरी तरीके से आपकी बात का जवाब देता हूं। पंजाब में पूरा मंत्रिमंडल बदला गया है नगमा जी, और पंजाब तो में मुख्यमंत्री को बदला गया है, उनके लिए भी यही कहा गया कि बहुत कम समय के लिए टोकनिज्म के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए, दलित मुख्यमंत्री, वो भी टोकनिज्म है। मैं आपकी बात से मैं आपकी मीमांसा भले ही निर्मम हो, मैं उसको धनात्मक ऊर्जा के रूप में ले रहा हूं। वहां पर चूंकि मंत्रिमंडल का पूरे मंत्रियों का बदलाव हुआ, मुख्यमंत्री बदले गए, विशेष परिस्थितियां थी, तो हमें नया मंत्रिमंडल देना था। लेकिन क्या हमने उस मंत्रिमंडल में ये बताया ये जाट चेहरा है, ये पिछड़ा चेहरा है, ये आदिवासी चेहरा है, ये फलाना चेहरा? नहीं बताया ना। हाँ, दलित मुख्यमंत्री पहला है उत्तर प्रदेश, पूरे देश में इकलौते हैं, ये बात सच है, और ये मीडिया के वर्ग के द्वारा बताई गई, जिसका हम सहमति भी है। हमारे 3 मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से एक दलित वर्ग का है और 2 पिछड़े वर्ग के हैं। ये बात अपने आप में सच है। लेकिन हमने भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता आलोक जी, आप जवाब देना चाहेंगे कि आप लोग ने दरअसल जातिगत जनगणना का विरोध किया, आप इन लोगों को, तमाम जातियों को जिसके आज आपने कैबिनेट में शामिल किया उत्तर प्रदेश में, उनको एक तरह से आप लोगों ने निग्लेक्ट किया इतने सालों तक, अब और आखिर में एक सांकेतिक या दिखावे के लिए इनको शामिल करना, इससे क्या फर्क पड़ता है? नगमा जी, पहली बात, तो हमने किसी भी जाति को नेग्लेक्ट नहीं किया। हम तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं, और कप्तान को यह आजादी होती है कि अपने टीम का वो जब चाहे रिशफलिंग कर सकता। तो अगर उन्होंने कुछ लोगों को नए को मौका दिया है तो इसमें क्या हर्ज है? हम वहां है, पर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या तमाम लोग, ये बहुत ही क्लियर है मामला, साफ पारदर्शी है कि जातियों को देखकर उसी हिसाब से ये
विस्तार जो है वो हुआ है, आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते। देखिए, राजनीतिक मजबूरियों में भी बहुत चीजें की जाती है, और ये त्रासदी है इस देश की कि हम 21वीं सदी में भी जातिगत जनगणना की बात करते हैं। इट्स अ शेम, इट्स अ स्लर ऑन द डेमोक्रेसी। आपकी आवाज कट रही है बार बार, लेकिन सुरेंद्र राजपूत आप समझे कि वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल, एक तो उन्होंने किसी को निग्लेक्ट नहीं किया, दूसरे की ऐसा कुछ भी नहीं है, कप्तान को अधिकार है कि वो अपने विस्तार करें मंत्रिमंडल को, और वही हुआ है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं नगमा जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जो उन्होंने जाति गणना को इट्स अ शेम कहा, ये मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कहता है। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि पिछड़ों को, दलितों को उनके संसाधनों पर उचित हक दिया जा सके, पता चल सके कि असलियत क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, उनकी जो है पार्टी का स्टैंड है। मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना दोहरा रवैया कैसे रख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते ही कैसे पलट जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा नगमा जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऑल पार्टी का मंडल प्रधानमंत्री जी से मिला, और भारतीय जनता पार्टी ने भी जातिगत जनगणना का बिहार भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े सांसदों ने सपोर्ट किया, और ये कह रहे हैं इट्स अ शेम। मुझे समझ के आलोक जी, आपको भी ये याद होगा जो बात सुरेंद्र जी कह रहे हैं। आप कैसे इसे शेम कह सकते हैं? कुछ ही दिनों पहले की बात है, आपके तमाम एलाइज इसको समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी खुद इसके समर्थन में आई। आप क्या अभी आप अपनी बात से पलट गए? तमाम एलाइज नहीं, जेडीयू के लोग आए थे, तो हमारे एक एलाई है, तमाम एलाइज नहीं आए थे। जेडीयू अहम अलाई है बिहार में, और उसके बाद बीजेपी बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या रही है सब लोग जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग उसके विरोध में थे तब, अब आप उसको एट्स अ शेम कह रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर कहा कि जातिगत जनगणना, प्रधानमंत्री ने उनकी बात सुनी, पर अभी तक कोई आधिकारिक उस पर कोई उन्होंने मंतव्य नहीं दिया है कि हाँ ये जातिगत जनगणना हम करने ही जा रहे हैं। ठीक है, और सही बात आप खुद समझिए, आज के युग में आपके पास मैं वापस आऊंगी इस ब्रेक के बाद, पर एक क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, अपना वो आप कनेक्शन ठीक हो जाए आपका तो वापस आऊंगी। लेकिन सुरेंद्र जी, आप इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, फिर हम ब्रेक लेंगे। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में आप इस चीज को देखिए नगमा जी कि हम जानवरों तक की गिनती करने में सक्षम हैं। पिछले 70 साल में कांग्रेस ने ऐसा व्यवस्था पैदा कर दी है, और एक जातिगत कॉलम बना देने में इनको दिक्कत है। सच बात यह है कि ये पिछड़ों का वोट लेना चाहते हैं, संसद में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते, संसाधनों पर हक नहीं देना चाहते, और आरक्षण की व्यवस्था में हक नहीं देना चाहते। मूल रूप से दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी चेहरा इनका सामने आ गया है, और टोकनिज्म। लेकिन ये जो दलित विरोधी या पिछड़ा विरोधी चेहरा आप कह रहे हैं, क्या वो दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वो मिटेगा इस नए विस्तार से? आपकी प्रतिक्रिया के लिए आऊंगी आपके पास आलोक जी। एक ब्रेक ले लें और उसके बाद हम लौटते हैं कि क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा, जो मंत्री उनकी जाति के हिसाब से इस नए मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, उससे चुनाव में क्या फायदा होता है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं हम, बात पंजाब की भी करेंगे। और हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और साथ साथ पंजाब में हुए मंत्रिमंडल विस्तार की। हमने बात की उत्तर प्रदेश की, और अब हम पंजाब की भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मनजीत राय जुड़े हैं जो महासचिव हैं बीजेपी पंजाब के। और अभी अभी हमने जब बात की थी, यहाँ पे सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वो जातीय समीकरण, सब लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं कि जातीय समीकरण को ही ध्यान में रखकर किया गया है। तो जो पंजाब में मुख्यमंत्री बदले गए हैं और आज पंजाब में भी कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, उसे आप कैसे देखते हैं मंजीत जी? देखिए, ये प्रेरोगेटिव है पार्टी का
किसी को बदलना बनाना। सबसे पहले मैं चरणजीत सिंह चन्नी जी को और उनके सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और साथ ही साथ जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हुए हैं पंजाब की जनता से, चाहे वो किसानों को कर्जा माफी हो, चाहे घर घर में नौकरी देना हो, चाहे 51,000 सेकंड देना हो सेकंड स्कीम के तहत, चाहे बेरोजगार भत्ता 2500 देना हो, ये सारी चीजें करने के लिए अगर 4-4.5 साल से ऊपर समय हो गया है, अब तक ये कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। क्या चरणजीत सिंह चन्नी के पास कोई ऐसी जादुई छड़ी है जिसके साथ वो 90 दिनों में ये काम पूरा कर देगा? जितने वादे पंजाब से भर करके इन्होंने अपने सलाहकार के कहने पर किए, और जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। और अभी ये ऐसे भागदौड़ कर रहे हैं जैसे भी पता नहीं अभी क्या होने वाला है। हर एक मंत्री ये बोल रहा, अब देखिए क्या होता है। क्या आपने 4-4.5 साल से ऊपर समय हो गया, तब तो कुछ किया नहीं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब उसी एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए आपके जो सलाहकार है उसने सलाह दी होगी भी आप कप्तान साहब को चेंज कर दो और नया मुख्यमंत्री लाओ, और उसमें भी बाबा अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने दलित भाईचारे से सीएम बनाया। और जब दूसरी जगह कोई टीम बनती है तो उसमें ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। स्वयं भारत सरकार, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि की सरकार थी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो यहाँ पर किया, आर्मड फोर्सेस में ये गिनती करते थे कितने मुस्लिम हैं, कितने ये है, कितने वो है। तो अब ये दूसरी बातें कर रहे हैं क्योंकि इनका चाल चित्र और चेहरा कांग्रेसियों का दोहरा मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी एक जो कहती है वो करती है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। नहीं, आप अगर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि उन्होंने क्या देखकर, जाति धर्म और ये देखकर बदलाव किए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो भी जातीय समीकरण देखकर ही हुआ है, या वहां पर कुछ और वजह है इस समय मंत्रिमंडल विस्तार की? मैं इस बात पर कर रहा हूं कि देखिए वहां पर योगी जी लीड कर रहे हैं, योगी जी का प्रेरोगेटिव है वो अपना किसी साथी को ले ड्रॉप करें, और अभी तो इन्होंने तो यहाँ पर सीएम ही पूरा बदल दिया, और वो भी किसी सलाह करके कहने पर बदला कि आपकी एंटी इनकम्बेंसी कम हो सकती है अगर आपका सीएम वहां पे भी सीएम बदलने की स्थिति कांग्रेस भी कह सकती है कि उनका प्रोरोगेटिव है। बहरहाल सुरेंद्र मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? जब हम बदलेंगे कह देंगे, और इनको ये कहना है। जी अरे सुरेंद्र जी सुनने का मौका भी रखिए, फिर से दो बार बोले, बात सुनिए। अब आपके कांग्रेस वालों ने जितने भरकम वादे किए वो वादे जब 4.5 साल ऊपर हो गया तब पूरे नहीं हो रहे, तो ये 90 देश में कैसे कर लेगा ये सीएम उसके साथी? अब दूसरी तरफ खेलना शुरू कर देंगे। ये फलाह के कारण नहीं हुआ क्योंकि अवैध जो आप अब अभी तो वो तो जो नया सीएम बना है वो तो दिल्ली की तरफ दौड़ता रहता है हर मेरे के 2 घंटे के बाद। अब आप जवाब सुन लें सुरेंद्र जी का, और हमारे साथ नाहिद भी मौजूद हैं। वो बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने जो वादे किए क्या वो पूरे किए, क्योंकि वहां पे भी विपक्ष के पास आंकड़े हैं कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। सुरेंद्र जी पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं नाहिद जी के पास जाऊंगी। मैं तो एक बड़ा पुराना सा शेर नगमा जी याद आ गया, कहते हैं ना कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम था उसने मुझे छूकर नहीं देखा, और आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, ये कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। हमने किसानों से किए वादे, कर्ज माफी पूरी की। हमने आते ही चन्नी साहब के गांव के और शहर के गरीबों का सीवर का बिल माफ किया, सफाई का बिल माफ किया। पंजाब में बिजली हम लोगों ने मुफ्त की अपनी जगह पर। ये भी कमाल है कि जब इतने सालों में नहीं हुआ वो फौरन आप चुनाव के पहले सब कुछ चन्नी साहब आएंगे और दुरुस्त कर देंगे। समय कम है मेरे पास, मैं एक प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ नाहिद जी से भी। 1 मिनट सुरेंद्र जी, आपको वक्त मिला, नाहिद को ज्यादा वक्त नहीं मिला है। नाहिद, आपने सुना, एक मिनट नाहिद जी, आपकी प्रतिक्रिया। आपने सुना बीजेपी कांग्रेस की तू में पंजाब में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में भी आप तमाम लोग के आरोप हैं कि बहुत सारी चीजें जो वादा
वादा किया बीजेपी ने वो पूरा नहीं किया है। बहरहाल ये कांग्रेस और बीजेपी की तू मैं में आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं सुन रही थी बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी को, जैसे जिस प्रकार से वो शेम कह रहे थे, इससे जो है बीजेपी की पिछड़े दलित विरोधी मानसिकता उजागर होती है। क्योंकि बीजेपी की बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी कि पिछड़े और दलित समाज के नेता, चाहे बाबू जगजीवन राम जी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, वो देश का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। और अभी वो बात कर रहे थे नीतीश जी की, तो नीतीश जी ने तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था और सर्वदलीय नेताओं के साथ, जिसमें जो है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी शामिल थे, आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट तेजस्वी यादव जी भी शामिल थे, मांझी जी भी शामिल थे। इन लोगों के साथ जो है पीएम साहब से मिल 60% पिछड़ों की बात की। अब नीतीश जी हो गए, अनुप्रिया पटेल जी, संजय निषाद जी को, इन लोगों को विचारना पड़ेगा, चाहे जितने मंत्री, एमपी, एमएलए पिछड़े समाज के हैं बीजेपी के, उन सबको विचारना पड़ेगा कि बीजेपी की पिछड़े दलित विरोधी मानसिकता उजागर हुई जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आप आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता है जो कि उजागर भी हुई है। दलित विरोधी मानसिकता बीजेपी जाहिर है इससे इनकार करती है, लेकिन इस समय जो विस्तार हुए हैं, बदलाव जो हुआ है, वो क्या दिखाता है, उसका क्या असर होगा? एक ब्रेक ले रहे हैं हम और हम लौटेंगे हम लोग में इस चर्चा पे। आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब की। हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार, प्रोफेसर CSDS और शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, इस रविवार को 2 राज्य में कैबिनेट, एक में मंत्रिमंडल में नए मंत्री शामिल किए गए हैं, कैबिनेट में विस्तार हुआ है, दूसरी जगह मुख्यमंत्री बदले गए तो उनकी नई कैबिनेट का स्वरूप सामने आया है। एक जगह बीजेपी, एक जगह कांग्रेस, दोनों में क्या कॉमन है? जाति का फैक्टर, बीजेपी हो या कांग्रेस, लग रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग में महारत हासिल है सभी पार्टियों को। अब नगमा, जिन दोनों राज्यों का आपने जिक्र किया जहां मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, कॉमन तो एक बात यह भी है, दोनों राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और दूसरी बात का जिक्र तो आपने स्वयं ही कर दिया। मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे एकमात्र जो एक निशाने पे है वो है कैसे सोशल इंजीनियरिंग किया जाए। जिन जातियों के वोटर ज्यादा हैं इन राज्यों में, उन जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए मंत्रिमंडल में, जिससे उन जाति के वोटरों को अपनी ओर लुभाया जा सके। तो ये सब जातीय गणित बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आने वाले चुनाव में पार्टी को फायदा हो सके। आपको क्या लगता है शरद जी, कितना फायदा मिल सकता है? आपने तमाम इन बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, लोगों पर असर पड़ेगा इसका, इस समय जो बदलाव हुए हैं? मुझे लगता है, देखिए, पंजाब और यूपी की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, स्ट्रैटेजी एक ही तरीके की अपनाई जा रही दोनों पार्टीज द्वारा, लेकिन फर्क यह है कि पंजाब में बीजेपी की स्थिति वो नहीं है जो यूपी में ऑपोजिशन पार्टीज की। और यूपी में सबसे बड़ा एडवांटेज बीजेपी को यही है कि ऑपोजिशन बिल्कुल बहुत बुरी तरह बिखरा हुआ है, जबकि पंजाब में सिर्फ सिंगल पार्टी मेन ऑपोजिशन पार्टी तो आप बीजेपी को ही समझेंगे। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन एसेंशियली बीजेपी है और अकाली दल है जो कि अलाइंड है। तो इसलिए यूपी में पूरा बिखराव है और उसका बीजेपी फायदा उठाना चाह रही है। और शायद फायदा मिल जाए अगर समाजवादी पार्टी ने अपने बिल से निकल करके अपने आप को मैदान में आना शुरू नहीं किया अखिलेश यादव ने, जो दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं हो रहा है। बीजेपी, जहां तक मायावती का सवाल है, वो ऑलरेडी अलाइंड है बीजेपी के साथ, सबको मालूम। और सारा बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो डिवाइड करने, जो बीजेपी का एंटी वोट है उसको डिवाइड करने पे है। जैसे मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए ओवैसी को ले आए हैं। ब्राह्मणों के तुष्टीकरण का सवाल अब उठ रहा है कि जितेंद्र प्रसाद को जो है मंत्री बनाया जाता है, कैबिनेट दर्जे का। संजय जी, आपको लगता है कि ये बात उठ सकती है कि बाकी लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया, जितेंद्र प्रसाद को ये ब्राह्मण तुष्टीकरण है? और क्या ब्राह्मण इससे खुश हो जाएंगे अगर वो नाराज थे? संजय जी, बहुत मुश्किल है ये समझ पाना कि आपने एक ब्राह्मण को कैबिनेट मंत्री बना दिया और जो ब्राह्मणों के बीच में जो नाराजगी है सरकार के प्रति, वो बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे और ब्राह्मण बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए सिर्फ वैसे ही वोट करेंगे जैसा पिछले चुनाव में किया है। तो एक टोकनिज्म से मुझे नहीं लगता कि समाज के जो ब्राह्मण समाज में जो तमाम लोग हैं जिनकी नाराजगी वो सिर्फ दूर हो जाएगी। और जो दूसरी बात नगमा, आपने जिस बात का जिक्र किया, क्या ब्राह्मण को मुख्यमंत्री को कैबिनेट का दर्जा देना और दूसरी जाति के लोगों को
कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया, क्या ये भी बात लोगों के मन में होगी? मुझे नहीं लगता। पार्टियां तो इस बात का जरूर जिक्र करेंगी और इस बात पे डिपेंड करता है कि अपोजिशन इस बात को कितने पुरजोर तरीके से लोगों के बीच में रखती हैं। कुछ ना कुछ इसका होगा, कुछ ना कुछ इसका असर जरूर होगा लोगों के मन में, लेकिन बहुत ज्यादा असर होने वाला है कि ब्राह्मण को अभी भी आपने कैबिनेट मंत्री बनाया और दूसरी जाति के लोगों को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। मुझे नहीं लगता इसका ग्राउंड पे कोई बहुत ज्यादा असर होगा। वैसे भी उसमें सबसे बड़े जितना जो कैबिनेट विस्तार हुआ, जी शरद जी। मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं उसमें कि जहां तक जितिन प्रसाद का सवाल है, जितिन प्रसाद जब तक कांग्रेस में थे उनके एज अ ब्राह्मण लीडर कोई हैसियत नहीं थी, उनके फादर की थी। शाहजहांपुर के बियॉन्ड लोग ये भी नहीं जानते कि ये ब्राह्मण है। तो इसका कोई, मुझे नहीं लगता बीजेपी का जो इंटेंशन है वो इससे पूरा होने वाला है। वैसे भी जी बाकी बीजेपी तो थ्राइव कर रही है इस बात पे कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके, कम्युनल डिवाइड करके जितना भी वो जीत ले जी वही करेगी। वैसे ये है कि जितने लोगों को शामिल किया गया है उसमें जितेंद्र प्रसाद जो हैं वो सबसे बड़ा चेहरा हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनमें बहुत लोग जान भी नहीं रहे और कुछ तो पहली दफा बने हैं मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह आज रविवार को काफी राजनीतिक सियासी हलचल रही है। हम लोग में एक ब्रेक ले रहे हैं। तो आज रविवार के दिन पंजाब और उत्तर प्रदेश में काफी सियासी हलचल रही। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मंत्रिमंडल जो है उसका विस्तार हुआ है और उसमें 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। पंजाब में भी नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। 15 मंत्रियों ने शपथ ली है जिसमें कई नए चेहरे हैं, कुछ पुराने भी हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो यही साफ संकेत हैं कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर चुनाव के मद्देनजर ये बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण पर, यह जो जाति का गणित है उस पर नजर डालें तो पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा यहाँ पर वोट बैंक है। पिछड़ा वर्ग जो है वो यहाँ 39% है, जिसमें यादवों की जो संख्या है वो 12% है। कुर्मी और सेंतवार 8%, जाट जो हैं वो 5% है और इसके अलावा मल्लाह 4%। सवर्ण जातियों की जो कुल संख्या है वो 18% है। तो ये जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसमें इसका ध्यान रखा गया है। ब्राह्मण इनमें 10% हैं। एक ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद को इसमें जगह दी गई है। अनुसूचित जाति जो है वो 25% है। मुस्लिम आबादी 18% है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो गैर यादव, गैर जाटव ओबीसी हैं उनको जगह दी गई है और साथ साथ एक ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद। तो ये आने वाले चुनाव जो कि बस कुछ ही महीने दूर हैं उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि ये जातीय समीकरण के जो आंकड़ा है उसको फिट किया गया है कि इससे चुनाव में फायदा हो। इस वक्त हम लोग में इतना ही।